डियर स्टूडेंट्स, ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बात बताई थी। अब यहाँ एक नया पॉइंट ले रहे हैं, अशोधित राशि यानी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। देखिए, अशोधित राशि यानी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपसे। अशोधित राशि किसे कहते हैं? तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन व्यापार एवं पैसे की आय राशि की स्वीकृत राशि से कम हो, जैसे मान लीजिए स्वीकृत राशि पूरे डेफिनेशन बना लो ना, स्वीकृत दे स्वीकृत स्वीकृत योग्य राशि की राशि से कम हो तो अंतर की राशि को हम अशोधित राशि कहते हैं। आप इसमें एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि यदि किसी व्यवसाय की आय यानी डेप्रिसिएशन की छूट को घटाने से पूर्व 1,00,000 रुपये है और स्वीकृत राशि की राशि 1.5 लाख रुपये है, तो 50,000 रुपये के बराबर राशि अशोधित राशि कहलाएगी। ठीक है, तो यदि कहने का मतलब स्वीकृत राशि की राशि, स्वीकृत योग्य राशि की राशि यानी डेप्रिसिएशन की राशि यदि व्यवसाय से आय की तुलना में ज़्यादा हो या आय कम हो स्वीकृत राशि से, तो अंतर की राशि को हम अशोधित राशि कहते हैं। तो देखिए, अशोधित एक और इसमें पॉइंट है कि अशोधित राशि की पूर्ति एवं आगे ले जाना क्या है। तो यदि यदि किसी व्यवसाय की आय कम है स्वीकृत राशि से, तो डिफरेंस की राशि, अंतर की राशि को हम किसी अन्य, यदि उसकी किसी और व्यापार से भी कोई इनकम है ना, स्पेकुलेशन से इनकम है या किसी और व्यवसाय से इनकम है, तो उसमें से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए किसी और अन्य व्यवसाय से आय नहीं है या वो भी पर्याप्त नहीं है, तो हम किसी भी शीर्षक की आय से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बस लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनकम फ्रॉम सैलरी की आय से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है ना, और किसी भी शीर्षक की आय से कर सकते हैं। सेम बिजनेस प्रोफेशन में किसी दूसरी बिजनेस से यदि आय है तो उससे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी और शीर्षक के अंतर्गत आय है तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बस इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। और यदि मान लीजिए उस वर्ष में उसकी कोई अन्य आय है ही नहीं, यानी सेट ऑफ भी नहीं कर सकते किसी अन्य आय से, तो ऐसी स्थिति में उस अशोधित राशि को हम आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और उस कैरी फॉरवर्ड करके संबंध में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई वर्षों की लिमिट। और बहुत सारी इनकम को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने में के लिए कोई लिमिटेशन होती है टाइम पीरियड की। इसमें कोई टाइम पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं है। और आगे के सालों में भी वह व्यापार इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से या किसी भी अन्य शीर्षक की आय से, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय शीर्षक के अतिरिक्त किसी भी शीर्षक की आय से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ये इसके संबंध में नियम है। अब एक और नई चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो विद्युत शक्ति का उत्पादन करने वाले उपक्रम हैं, यानी जो पावर जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट्स हैं, जो भी पावर बनाती हैं, बिजली बनाती हैं, उनको क्या एक वो दी हुई है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, वो चाहें, है ना। और वो ऑप्शन दिया था 1 अप्रैल 97 को। याद रहे तो ठीक है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट नहीं है, क्योंकि जब इसकी बात आती है तो बाद की आएगी। 1/4/1997 के बाद जो उपक्रम हैं, कौन से, जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको एक ऑप्शन दिया गया कि वो चाहें तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी चार्ज कर सकते हैं। सीधी रेखा पद्धति, जिसमें आपको रिटर्न डाउन वैल्यू, जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपये की एसेट अपन ने खरीदी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन अलाउ है यदि मान लीजिए, तो हर साल 10,000 रुपये मिलने वाली सिचुएशन होती है स्ट्रेट लाइन मेथड में, सीधी रेखा पद्धति में। और क्रमागत ह्रास पद्धति में रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलता है। फर्स्ट ईयर में यदि 1,00,000 का 10% डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया, नेक्स्ट ईयर 90,000 का 10% मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 81,000 का। लेकिन विद्युत कंपनियों को ये एक प्रावधान, एक छूट दे रखी है
कि यदि वो चाहें तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन अवेल कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन देने पर ही ये छूट दी होगी। तो एक चीज़ इसमें ये इम्पोर्टेंट हो गई। ये और चीज़ एक है इसमें कि यदि कोई कंपनी इस ऑप्शन को स्ट्रेट लाइन मेथड को ऑप्ट नहीं करती है और क्रमागत ह्रास पद्धति रिड्यूसिंग बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू बेस की मेथड से ही चलती है, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है, यदि जैसे भी परिस्थिति उनकी बाकी शर्तें यदि सामान्य रही, शर्तें को यदि पूर्ण करती हैं तो। अच्छा, एक और चीज़ यह है कि देखिए, जब स्ट्रेट लाइन मेथड से यदि ऑप्ट करती हैं कंपनियां या और यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, तो फिर समूह खत्म हो जाता है यहाँ पर। जैसे हमने उसमें पहले बताया था कि भाई अलग अलग समूह होती हैं और समूह के अंतर्गत मशीनें होती हैं और हर रेट का समूह होता है। इसमें ऐसा नहीं है। यदि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं सीधी रेखा पद्धति से, तो प्रत्येक मशीन का अलग अलग हिसाब होगा। प्रत्येक मशीन को अलग अलग, चाहे एक ही तरह की 10 मशीन है तो 10 अलग अलग उनके अकाउंट होंगे, 10 का अलग अलग सिस्टम होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। ग्रुप सिस्टम नहीं होगा इसमें। एक बात। अच्छा, अब 17-18 से इन कंपनियों को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलने लग गया है। तो अभी यहाँ मेरा जो मेन उद्देश्य है बताने का, वो देखिए, यदि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन अवेल करती है कोई कंपनी, तो उस संबंध में 3 सिचुएशन क्रिएट होती हैं। एक होती है अंतिम राशि की कटौती, डिडक्शन ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय टर्मिनल डेप्रिसिएशन, यानी अंतिम राशि की कटौती किसे कहते हैं। दूसरा संतुलित चार्ज किसे कहते हैं, है ना, बैलेंसिंग चार्ज कहते हैं इसको। और तीसरा है कि कैपिटल गेन। ठीक है, ये 3 सिचुएशन इसमें क्रिएट हो सकती हैं। जब ये कब होगा, यदि कोई कंपनी, यदि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो भी है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन अवेल करने का ऑप्ट करती है, तो नेचुरली केवल इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को ही इस तरह की छूट दी हुई है और किसी कंपनी को तो अवेल है ही नहीं छूट अवेल करना। तो स्टेट जो पावर जनरेटिंग कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनिट है ना, उनको उनके लिए ये चीज़ आती है। हर मशीन की वैल्यू अलग अलग है, इसमें ग्रुप सिस्टम नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन थी, ठीक है, और यदि मान लीजिए आज की डेट में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 60,000 है, यानी 40,000 आप इंचार्ज कर चुके। उस मशीन को 60,000 वाले को यदि हम 40,000 रुपये में बेचते हैं, कितने में, 40,000 रुपये में, तो 20,000 का जो ये लॉस हुआ, यानी 1 लाख की मशीन थी, 40,000 अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है इसके ऊपर, 60,000 की आज की डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से जो भी है ना, 60,000 रुपये की वैल्यू है। उसको यदि हम 40,000 रुपये में बेचते हैं, तो 20,000 रुपये ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और उसी साल, जिस साल उस मशीन को बेचेंगे, है ना, उसी साल डेप्रिसिएशन टर्मिनल डेप्रिसिएशन के रूप में उसमें एक्सपेंस के रूप में मतलब छूट मिल जाएगी आपको। एक होता है बैलेंसिंग चार्ज। अब फिर वही एक एग्जांपल लेता हूँ। 1 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन थी, 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज कर चुके हैं, आज की डेट में 60,000 रुपये उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। यदि उस मशीन को हम 80,000 में बेचते हैं, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा में, ठीक है, आज की जो में रिटर्न डाउन वैल्यू 60,000 रुपये, उसको 80,000 में बेच दिए, तो एक तरह से 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ, ये इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। तो ये डेफिनेशन तो आप बताएंगे कि अपन ये कह सकते हैं, यदि विक्रय मूल्य, यानी मशीन का विक्रय मूल्य, यदि उसके रिटर्न ऑन वैल्यू रिटर्न ऑन वैल्यू से ज़्यादा है ना, वो कितना ज़्यादा, अप टू डेप्रिसिएशन चार्ज, अप टू डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने, 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो 40,000 रुपये तक का बैलेंसिंग चार्ज हो सकता था। लेकिन यहाँ कितने का हुआ, यानी 80,000 में मैंने मशीन बेची, रिटर्न ऑन वैल्यू 60,000 की, तो 20,000 रुपये का बैलेंसिंग चार्ज होगा। यदि मान लीजिए इस मशीन को 1 लाख से भी ज़्यादा में बेचा जाता है, यानी 1 लाख की जगह 1,10,000 रुपये में बेचा जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की थी, 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज कर चुके थे, 60,000 रुपये की रिटर्न ऑन वैल्यू है। यदि उस मशीन को हम 1,10,000 में बेचते हैं, तो देखिए
अब तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है उतने तक का प्रॉफिट तो कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज, यानी 40,000 रुपये तो कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज। और ओरिजिनल कोर्स से भी जितनी ज़्यादा में बेचते हैं वो जो डिफरेंस है 10,000 रुपये, वो कहलाएगा कैपिटल गेन। वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। तो ये तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी छोटा सा हो सकता है ना, और थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। एक तो ये हुआ कि भाई अशोधित राशि किसे कहते हैं अनहैज्ड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये बन गया। एक ये हो सकता है कि भाई टर्मिनल डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। एक होता है बैलेंसिंग चार्ज किसे कहते हैं। कैपिटल गेन को तो कुछ मेरे ख्याल से पूछने जैसी बात नहीं है। हाँ, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई हो तो उसमें इस चीज़ का डाल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन एक नंबर के इसमें बनते हैं। आपको मैंने 2-3 बार बता दिया ढंग से, और आप वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।